तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और वो है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, अभिक्रिया पर ऊष्मा का प्रभाव एवं देहली ऊर्जा। ओके, तो देखो बच्चों, मैंने आपको अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में ताप का प्रभाव बताया था, और वहां हमने देखा था कि ताप वृद्धि से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही हम ताप वृद्धि करेंगे तो उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो ऊर्जा अभिकारक अणुओं को क्या कर देती है, सक्रिय बनाती है, और ऐसे में सक्रिय संकर की सांद्रता बढ़ने लगती है और वेग बढ़ने लगता है। तो वही यहां पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। तो यही लिखा है कि अभिक्रिया का वेग ताप वृद्धि से बढ़ता है क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा अभिकारक अणु सक्रिय संकर में बदलने लगते हैं। हमें यह देखना है कि सक्रिय संकर की सांद्रता क्यों बढ़ रही है, तो अभिक्रिया वेग क्यों बढ़ रहा है, तो हम इसको मैक्सवेल वितरण ग्राफ से स्पष्ट कर सकते हैं। यहां पर है अणुओं का प्रभाज। अणुओं का प्रभाज का मतलब है बच्चों, टोटल अणुओं में से कितने अणु हैं जिनकी ऊर्जा किसी एक निश्चित लेवल की है, दूसरे की ज्यादा है, तीसरे की ज्यादा है। तो यहां पर अणुओं का प्रभाज या अणुओं की संख्या ले लें यहां पर, और ये अक्ष है अणुओं की ऊर्जा। यहां पर हमने अभिकारक अणु दिए हैं। अब देखो, पहला जो ग्राफ है जो T लिखा है, T डिग्री सेंटीग्रेड या T1 मैंने लिख दिया है, तो ये वाला ग्राफ ये बताता है कि जैसे जैसे हम अणुओं की ऊर्जा को बढ़ाते हैं या अणुओं की बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं, अणुओं की बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में, तो अणुओं का प्रभाज बढ़ने लगता है। मतलब है बहुत कम ऊर्जा वाले अणु बहुत कम है अभिकारक के अणु। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ऊर्जा के मान की तरफ, तो हम देखते हैं कि अधिक से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, और एक निश्चित ऊर्जा के अणुओं का प्रभाज मैक्सिमम हो जाता है यहां पर, है ना, T1 में। फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले अणुओं का प्रभाज धीरे धीरे घटता है, और इस तरह से ग्राफ दिखाई देता है। ध्यान रखें कि इस ग्राफ के अंदर का ये जो एरिया है, इसमें आने वाले अणुओं की संख्या निश्चित रहेगी, फिक्स। मैंने यहां पर जो बिंदु ए लिया है, जहां ET लिखा है देहली ऊर्जा, ये वो ऊर्जा का पॉइंट है जहां पर अणु पहुंच जाए, इतनी ऊर्जा अगर अपनी कर लेते हैं तो अणु सक्रिय संकर बना लेता है। तो इस तरह से सक्रिय संकर का प्रभाज कम है बच्चों, ठीक है, कि यहां पर सक्रिय संकर का जो प्रभाज है वो क्या है, कम है। अब ये ग्राफ ये बताता है कि जब T ताप लिया था तो सक्रिय अणुओं का प्रभाज ये था, मान लो A, B, और इस एरिया के अंदर जो मैंने ग्रीन शो कर रखा। फिर आपने ताप वृद्धि कर दी, T डिग्री सेंटीग्रेड में जो था टेम्परेचर इनिशियल, उसमें 10 डिग्री बढ़ा दिया। तो देखो, ये ग्राफ का जो टॉप पॉइंट है नीचे की तरफ खिसकेगा, तो ऑटोमेटिक है कि बेस ऊपर की तरफ उठेगा। क्यों? क्योंकि अणुओं की संख्या तो इस एरिया में फिक्स है ना बच्चों। तो जैसे जैसे टॉप पॉइंट आगे की तरफ राइट हैंड शिफ्ट होगा, तो आप देखोगे कि ET ऊर्जा रखने वाले अणुओं का प्रभाज बढ़ना शुरू कर देगा। और इस तरह से, क्योंकि कुल अणु इस प्रभाज के अंदर, इस एरिया के अंदर तो फिक्स है ना, इसीलिए तो प्रभाज दिया गया कि कुल अणुओं की संख्या टोटल तो फिक्स है। लेकिन सक्रिय अणुओं की संख्या फिर क्या हो गई बच्चों, कि ऊपर जो सक्रिय कम थे वो भी थोड़ा सा तापमान वृद्धि के कारण और आगे सक्रिय हो गए। मान लो यहाँ 50% थे, अब यहाँ 70 हो गए, तो अब यहाँ 30% एक्टिवेट हो गए, ठीक है। और तापमान बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ और उठता जाएगा और टॉप खिसकता जाएगा। इसका मतलब है कि सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती रहेगी, मींस देहली ऊर्जा रखने वाले अणुओं का प्रभाज लगातार बढ़ता जाएगा। और ये देखा गया, तो यही लिखा है कि बिंदु ए अणुओं की वह ऊर्जा को व्यक्त करता है जहां पर अभिकारक अणु परस्पर टकराकर सक्रिय संकर बना लेते हैं। इस बिंदु के संगत ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं बच्चों, देहली ऊर्जा। मतलब है देहली ऊर्जा का मतलब है कि जब अणु समस्त ऊर्जा, अभिकारक अणु की वह समस्त ऊर्जा जो उसकी सक्रिय अवस्था में पाई जाती है, मतलब जब अणु पूरा सक्रिय हो गया, अभिक्रिया करने के लिए तैयार हो गया, तो उस समय उसकी टोटल एनर्जी जो पहले से थी इनिशियल स्टेट में जब वो रिएक्शन नहीं कर रहा था, और प्लस जो आपने अणुओं की ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा दी, उसके कारण जो अवशोषित कर ली उसने, तो वो जो अवशोषित की एक्स्ट्रा वो तो है सक्रियण ऊर्जा।
लेकिन टोटल जो पहले से थी प्लस जो अवशोषित कर ली सक्रियण ऊर्जा, हम उसे बोलते हैं क्या बच्चों, देहली ऊर्जा। मींस देहली ऊर्जा के बाद ही मतलब अणु अपने आप को क्या करेगा बच्चों, रासायनिक क्रिया करेगा। और इस तरह से अणुओं का वो प्रभाव जो रासायनिक क्रिया करता है, जिसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर होती है, हम उसे बोलते हैं सक्रियत संकर। इस तरह से सक्रियत संकर की जो संख्या है, जो उनकी सांद्रता है, वो आप देख रहे हैं तापमान बढ़ाने से बढ़ रही है। और इस तरह से ग्राफ से स्पष्ट है कि ताप वृद्धि से देहली ऊर्जा युक्त अणुओं का प्रभाज बढ़ जाता है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से यह प्रभाज 2 गुना या क्या हो जाता है बच्चों, 3 गुना तक हो जाता है। इसलिए अभिक्रिया भी वेग भी 2 गुना या क्या हो जाता है, 3 गुना तक बढ़ जाता है। और यही अपन ने देखा है कि ताप प्रभाव में कि ताप वृद्धि से अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 2 गुना या 3 गुना हो गया था। मतलब उच्च ताप पर वेग और निम्न ताप पर वेग का जो अनुपात है उसे बोलते हैं तापमान गुणांक। और ये मान ज्यादातर अभिक्रियाओं के लिए 2 गुना या 2 या 3 आता है। और वो इसीलिए आता है बच्चों कि तापमान वृद्धि से सक्रिय अणुओं का प्रभाव आप देख रहे हैं बढ़ता जाएगा, और इसीलिए ये ग्राफ में ऐसा हमें दिखाई देता है। देहली ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अगर हमें प्रभाज निकालना है तो ये सूत्र होता है x = e का पावर, ठीक है, -ET/RT। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप ताप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये निगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी और x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम इसको लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये पता हो कि किस ताप पर है अभिक्रिया, कितनी उनमें अणुओं की देहली ऊर्जा का मान क्या है, तो हम वहां पर x निकाल सकते हैं। यही लिखा है, ET है देहली ऊर्जा, T है ताप अभिक्रिया का ताप और R है गैस स्थिरांक। अब देखो बच्चों, देहली ऊर्जा तो आप समझ गए होंगे कि जब अणु सक्रिय अवस्था में होता है तो उसकी टोटल एनर्जी को ही हम उसकी क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। लेकिन अब यहां आ जाए, सक्रिय ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित ऊर्जा जो अणु को सक्रिय संकर बनाने के लिए आवश्यक होती है। मतलब अणु अपनी सामान्य अवस्था में रासायनिक क्रिया नहीं कर रहा है तो उस समय उसकी टोटल एनर्जी, वो उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी है, प्लस फिर उसने कितनी वातावरण से या यहां वहां से कितनी ऊर्जा अवशोषित की और सक्रिय संकर में बदल गया। तो अणुओं द्वारा अवशोषित न्यूनतम ऊर्जा जो अणु को अपनी सामान्य अवस्था से कहां तक पहुंचा दे, सक्रिय अवस्था तक पहुंचा दे, वही है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो सक्रियण ऊर्जा जो है एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य में एक किसका काम करती है, ऊर्जा रोधिका का। मींस जब तक इतनी ऊर्जा अणु को नहीं मिलेगी अभिकारक के अणु उत्पाद में नहीं बदलते। तो इस तरह से यही एक ऐसी ऊर्जा है सक्रियण ऊर्जा जो हर एक अभिकारक को रासायनिक क्रिया से रोकती है। जब तक अणु इतनी ऊर्जा अवशोषित नहीं करता तब तक वो उत्पाद में नहीं बदल सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देहली ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अणु की सामान्य अवस्था में ऊर्जा मान लो ये डेल्टा एच फॉर्मेशन की इक्वल है प्लस अणु की सक्रियण ऊर्जा E। तो इस तरह से ET इक्वल टू डेल्टा HF, ठीक है, प्लस E या E निकालना है तो इस तरह से हम सक्रियण ऊर्जा से मतलब देहली ऊर्जा में से उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस कर दो। अब जो बचा वही एक्चुअल में क्या कहलाएगा बच्चों, अणु की सक्रियण ऊर्जा। इस ग्राफ से देख सकते हैं, यहां मान लो हम ऊर्जा ले, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। यहां पर हम अभिक्रिया की प्रगति है। सपोज हमारे पास दो अभिकारक हैं A और B, इनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी है डेल्टा HF नॉट और ये है रिएक्टेंट। दोनों में परस्पर टक्कर होना शुरू हुई, वातावरण से कुछ ऊर्जा अवशोषित की, तो अणु अपनी AB अपनी इस सामान्य अवस्था से यहां तक सक्रिय संकर बनने तक इसने जितनी ऊर्जा औसत रूप से ग्रहण कर ली, यही ऊर्जा का ये जो डिफरेंस दिख रहा है AB अपने नॉर्मल स्टेट से अभिकारकों की और ये सक्रिय संकर बनने तक के ये जो ऊर्जा का डिफरेंस दिख रहा है बच्चों, यही है क्या, सक्रियण ऊर्जा अभिकारक अणु। इसके बाद जैसे ही सक्रिय संकर बने फिर वो उत्पाद में बदलते हैं और ऊर्जा एकदम घट जाती है। अब ये जो नीचे अभिकारक, यहां पर अभिकारक बना, उत्पाद बना, तो यहां जो ऊर्जा है उत्पाद की वो है डेल्टा HF मतलब प्रोडक्ट। तो यहां पर जो अभिकारक थी उनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी है और जो उत्पाद बने उनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी है,
इसी का डिफरेंस है अभिक्रिया की एंथैल्पी डेल्टा एच आर नॉट। तो इसका मतलब है डेल्टा एच आर नॉट अभिक्रिया की एंथैल्पी इक्वल टू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगी कि कुल मिला के इस अभिक्रिया में कितना ऊर्जा परिवर्तन हुआ। तो समझ गए आप सक्रियण ऊर्जा के बारे में ना। और यहां से देखो सक्रियत संकर से लेके और यह 0 पॉइंट तक, मतलब अभिकारक की कुल 0 पॉइंट से लेके एनर्जी से और सक्रियत संकर तक की जो ये एनर्जी का डिफरेंस है बच्चों, ये है देहली ऊर्जा। बात क्लियर है? तो देहली ऊर्जा में से आप फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस कर दोगे तो फिर आपको मिल जाएगी सक्रियण ऊर्जा। अब देखो अग्र तथा पश्च दिशा में सक्रियण ऊर्जा देखनी है। तो देखो यहां पर हमने लिया है अभिकारक AB और यहां पर है उत्पाद। अभिक्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होंगी जिनमें अभिकारक की संभवन एंथैल्पी से जो है के सापेक्ष जो उत्पाद बनता है उसकी संभवन एंथैल्पी कम होती है। मींस अभिकारक के सापेक्ष उत्पाद कम एनर्जी का होगा, मींस ज्यादा स्थायी होगा। तो यहां से अभिकारक की ऊर्जा, ये जो सामान्य अवस्था की ऊर्जा है, वहां से लेके और सक्रियत संकर बनने तक का ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब पश्च अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा EF। ये क्या है बच्चों? अग्र दिशा की सक्रियण ऊर्जा। देखो सक्रियत संकर अभिकारक और उत्पाद के लिए सेम होता है। अब यहां उत्पाद नीचे आ गया तो ये जो डिफरेंस है उत्पाद की संभवन एंथैल्पी से लेके और सक्रियत संकर तक बनने का ये जो डिफरेंस दिख रहा है, ये कहलाएगा उत्पाद के लिए सक्रियण ऊर्जा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन पश्च अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा। ठीक है। और यहां पर समझें ऊष्माशोषी में, देखो ऊष्माशोषी में उत्पाद की जो ऊर्जा होती है वो ज्यादा होगी किससे बच्चों? अभिकारक से। ठीक है। मींस जो उत्पाद है वो अभिकारक के सापेक्ष कम स्थायी है। तो आप यहां देख रहे हैं कि अभिकारक की सामान्य अवस्था से लेकर सक्रियत अवस्था तक ये जो डिफरेंस एनर्जी का ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन का EA, और उत्पाद की सामान्य अवस्था से सक्रियत अवस्था तक का ये एनर्जी डिफरेंस है पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। और ये डिफरेंस निकाल लो आप। ठीक है कि उत्पाद की संभवन एंथैल्पी और अभिकारक की संभवन एंथैल्पी का जो डिफरेंस आएगा बच्चों, वो क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की एंथैल्पी। ठीक है। तो यहां से अब आप ग्राफ से देखो कि डेल्टा एच आर निकालना है तो HF प्रोडक्ट माइनस HF रिएक्टेंट, ये लिखे हैं। और अगर हमें सक्रियण ऊर्जा के आधार पर निकालना है तो हमेशा फॉरवर्ड में से बैकवर्ड माइनस कर दो, मतलब अभिक्रिया एंथैल्पी निकालने की ये दो रिलेशन हो गए। अब देखो ऊष्माक्षेपी में ऊष्माशोषी अभिक्रिया में डेल्टा एच आर पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि उत्पाद की एंथैल्पी ज्यादा है और अभिकारकों की कम है। या हम ये कहें कि फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी आप देख रहे हैं ज्यादा दिख रही है और बैकवर्ड की कम दिख रही है, जबकि ऊष्माक्षेपी जस्ट उल्टा है, अभिक्रिया एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब यहां पर प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम और रिएक्टेंट की ज्यादा होती है ऊष्माक्षेपी में, यहां दिख रहा है। या हम ये कह सकते हैं फॉरवर्ड कम और बैकवर्ड ज्यादा है, इसीलिए फॉरवर्ड में से बैकवर्ड माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, जिनसे स्पष्ट होता है कि जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है उनका अग्रवेग ज्यादा चलता है, पश्च वेग कम होगा, और जो ऊष्माशोषी होंगी उनका अग्रवेग कम और पश्च वेग ज्यादा चलता है अगर अभिक्रिया उत्क्रमणी हो। 2 पॉइंट और याद रखना है कि अभिकारक या उत्पाद दोनों के लिए सक्रिय संकर एक समान होता है, डिफरेंस है केवल उनमें एक्टिवेट होने की एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। अगर कोई अभिक्रिया 2 पद में चल रही है तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं बच्चों, ये एक पद अभिक्रियाओं की है, जैसे SN2 E2 है ना। लेकिन अगर कोई अभिक्रिया 2 पद में चल रही है, मतलब पहले वो एक क्या बना रहा है सक्रिय यहाँ अभिक्रिया माध्य, जैसे कार्बोकैटाइन बनते हैं जिनमें SN1, तो पहले यहां से मान लो TS1 तक एनर्जी गई है ना, फिर यहां से घटी और यहां कोई अभिक्रिया माध्यक बना, फिर TS2 बनी और वहां पर एक मध्यवर्ती उत्पाद बना और फिर बाद में उत्पाद में बदल गया।
तो हाँ, यहां देखना है कि अभिकारक की एनर्जी से लेके और यहां जो सक्रिय संकर तक बनने का एनर्जी डिफरेंस, ऐसे ही उत्पाद की सामान्य एनर्जी से उसकी सक्रिय अवस्था तक का, सक्रिय संकर बनने तक का एनर्जी डिफरेंस ये निकालना है। जिसके लिए ये ज्यादा आएगा वही उसमें वेग निर्धारक TS1 होगी, मतलब TS होगी ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पर ये एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा है अभिकारक की साइड का तो TS1 RDS होगी। अगर उत्पाद की साइड का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो फिर TS2 वेग निर्धारक होगी। जरूरी नहीं है कि ये टॉप ऊपर उठा है, ये नीचे है तो ही हम कह देंगे कि टॉप उठा है तो TS1। आपको ये एनर्जी का डिफरेंस देखना है। अगर ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है और ये कम है तो TS1 क्या होगी, वेग निर्धारक। और अगर यहां पर एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, जो EA2 के रूप में लिखा है मैंने, ये कम है तो ये है TS2 वेग निर्धारक नहीं होगा। देखो अब यहां इस ग्राफ को देखो, यहां पर ये नीचे की तरफ दिख रहा है और ये ऊपर की तरफ है। इसको देख के डायरेक्ट नहीं लिख दोगे कि ये एक वेग निर्धारक। आपको यहां मैंने लिखा है वैल्यू, ये 100 से लेकर 400 के बीच का डिफरेंस, ये 300 से 500 का। तो ये जो पहला EA1 का डिफरेंस अगर आप देखें तो वो 300 का आ रहा है, 400 में से आप 100 घटा रहे हैं, और ये 300 और 500 में से 200 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम कहेंगे कि जो EA1 है उसकी एनर्जी ज्यादा है और EA2 कम है, इसलिए EA1 ही TS1 होगी, मतलब वेग निर्धारक होगी। तो भले ये ऊपर दिख रहा है लेकिन यहां लेवल देखो इसका एनर्जी का। अगर ये लेवल दोनों बराबर दिखाए गए हैं नीचे से तब आपको केवल टॉप देख के ही बता दोगे, लेकिन अगर लेवल नीचे अलग अलग हो रहे हैं तो आप डिफरेंस निकालें और उसके बेस पर ही आपको बताना है कि कौन सी वेग निर्धारक हो। ठीक इसी तरह से जैसे एक E1CV एक रिएक्शन होती है विलोपन में, तो वहां पर पहले एनाइन बनता है, प्रोटॉन निकलना, तो प्रोटॉन निकलना वेग निर्धारक नहीं होता, लेकिन हैलाइड निकलना वेग निर्धारक है। तो यहाँ TS1 कम एनर्जी की है, TS2 ज्यादा एनर्जी की है, तो यहाँ पर TS2 क्या होगी बच्चों, वेग निर्धारक हो। तो इस तरह से TS1 TS2, मतलब अगर कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में चलती है तो उनमें हमें एनर्जी डिफरेंस देखना है, उनके लोएस्ट से और सक्रिय संकर तक के बीच का। जहां ज्यादा है ध्यान रखें वही अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होगा, इस तरह से। तो यहां तक बात अच्छी तरह से क्लियर है। और जो सक्रिय माध्यक है जिस एनर्जी से कम एनर्जी का डिफरेंस रखता है वो उससे ज्यादा मिलता है, मतलब जैसे कार्बन आयन ये सक्रिय संकर है और ये एनर्जी डिफरेंस कम है, तो ये इस तरह से आपस में काफी समानता होगी देन इस वजह से, ठीक है। तो इस तरह का हमें फिर बाद में आएगा बच्चों सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण, जिसे हमें आर्हेनियस इक्वेशन, उसके न्यूमेरिकल्स और एक जो है संघट्ट सिद्धांत। तो एक वीडियो और बनेगा हमारा रासायनिक बल गतिकी में, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबसे लास्ट में दूंगा, आराम से चलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।